हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी नायब तहसीलदार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो 2018 में जो भी आपके एचपी जीके वाला सेक्शन था, यानी कि 30 जो क्वेश्चन थे, उनको आज की इस वीडियो में जो है हम एनालाइज करने वाले हैं। यहां पे हमारा मोटिव ये नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर बता दिया, वो आप कहीं से भी देख सकते हो या फिर आपको पता भी होंगे पहले से ही। इस वीडियो का मोटिव है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एनालाइज करना, और पर्टिकुलर क्वेश्चन पे यानी कि उसके आंसर के साथ कौन सी आपको रिलेटिव इंफॉर्मेशन जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आंख कान खोलकर जो है वो इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आया जाए कि कितने तरीके से घुमा के जो है वो क्वेश्चंस को पूछा जाता है, क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन के बारे में आपको पता हो, बट जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको अदर सेक्शन की चाहिए तो आपको एक कमेंट जो है वो जरूर करना है। ठीक है जी। उससे पहले नायब तहसीलदार के लिए जो है हमने एमसीक्यू कोर्स लॉन्च किया है। आप एचपीजीके की तैयारी करते हो, एचपी ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह पढ़ते हो, उसके साथ साथ आप इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो, करंट अफेयर आप 2021 के कर रहे हो, तो वो सारे जो है हमने एमसीक्यूज फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं, जिसको हम जो है वो डे बाय डे आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप एचपी नायब तहसीलदार का एमसीक्यू कोर्स लॉन्च करना चाहते हो तो जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको जो है वो कोर्स मिल जाएगा। पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़ लेनी जो स्टार्टिंग में दी गई है। उसके बाद आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं एनटी 2022, जिससे आपको 95% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो 60 के आसपास स्लॉट बचे हुए हैं। फर्स्ट 200 के लिए ये कूपन कोड अप्लाई रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आपको भी जुड़ना है तो आप जल्दी से जाकर वीडियो को रोक के पहले उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है वो इंफॉर्मेशन का उसका फायदा उठा सके। तो जितने भी क्वेश्चंस हम देते हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देते हैं क्विज के बाद में, ताकि आपको उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जो है वो मिल जाए। स्पेशली करंट अफेयर की अगर बात करें 2021 की, बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। हम पूरी डिटेल के साथ आपको दे रहे हैं। आप खुद की भी अच्छे से तैयारी कीजिए और साथ में एमसीक्यू टेस्ट जो है वो 10-10, 20-20 क्वेश्चन के जो है वो आराम से लगा सकते हैं। तो ज्यादा देर मत कीजिएगा, एनटी 2022 कोड लगाकर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा नायब तहसीलदार का। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 1625 और 30 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया था। ठीक है जी, चंबा रियासत से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, रियासतें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी रियासतें जो है वो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। यहां पे सबसे पहला पॉइंट आपका क्या क्लियर होता है, अगर आप क्वेश्चन से ही देखोगे कि तारागढ़ जो किला है वो कहां पर है, वो है आपका चंबा में। तो तारागढ़ किला पड़ता है आपका चंबा रियासत में। ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है। तो इसी तरीके से आप कोई भी पेपर जब एनालाइज करोगे तो आपको यह भी देखना है कि जो आपका क्वेश्चन होता है उनमें से और अनदर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या बन सकता है। अब तारागढ़ किला बनवाया कब गया था, तो 1625 और 30 के आसपास। दो क्वेश्चन आपके यहीं पर बन गए। भाई अगले हो सकता है कि अगले पेपर में आपके ये पूछ लिया जाए कि भाई तारागढ़ किला कौन सी रियासत में पड़ता है, या फिर तारागढ़ किले का निर्माण जो है वो कब करवाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अब यहां पर पूछा गया है कि 1625 और 30 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनाया था। किस रियासत के राजा ने बनवाया था, नूरपुर रियासत के राजा ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जगत सिंह। सेकंड आंसर जो है वो सही है। ठीक है, जगत सिंह कहां का राजा था, जगत सिंह आपका नूरपुर का राजा था, जिसने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन से आपके निकलते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं जगत सिंह के बारे में, फिर मैं दोबारा से जो है वो एक बार आपको रिपीट बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। जगत सिंह के बारे में अगर बात करें तो नूरपुर रियासत का आपको जो है वो पता है राजा था, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। 1622 में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, 1622 में जहांगीर जो थे वो अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम जो है वो नूरजहां था, तो वो क्या आए थे, धमेरी आए थे। ठीक है, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी, जहांगीर आए थे। तो ये चीज याद रखिएगा, 1622 में जो जहांगीर थे वो जगत सिंह के शासनकाल के समय जो है वो धमेरी आए थे, और जगत सिंह ने जो है वो धमेरी का नाम जो है वो नूरपुर रखवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, नूरजहां के नाम पे। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर 1623 की अगर बात करें तो 1623 का एक युद्ध हुआ था, डलोग का युद्ध। तो इसमें जो है वो आपका जगत सिंह ने चंबा के राजा जनार्दन को हराया था। जनार्दन कहां का राजा था, चंबा का राजा था। तो इतने पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, और भी बहुत सारे बनते हैं, बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, तारागढ़ किला कहां पर पड़ता है, वो पड़ता है आपका चंबा रियासत में।
तारागढ़ किले का निर्माण जो है वो कब किया गया था? 1625 से 30 के बीच में। तारागढ़ किले का निर्माण जो है वो किस रियासत के राजा ने करवाया था? नूरपुर रियासत के राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था जगत सिंह। ठीक है जी, ठीक है जी। तो जहांगीर का समकालीन जो है वो नूरपुर का कौन सा राजा था? वो था आपका जगत सिंह। ठीक है जी। जहांगीर धमेरी जो है वो किसके शासनकाल में आया था? जगत सिंह के, या जगत सिंह के शासनकाल में कौन सा जो है वो राजा वो आया था? आपका जहांगीर। जहांगीर कब आया था? आपका 1622 ईस्वी में। ठीक है जी। 1623 में जो है वो डलोक के युद्ध में जो है वो आपका नूरपुर रियासत के राजा जो जगत सिंह थे, उन्होंने किस रियासत के राजा को हराया था? चंबा के रियासत राजा को हराया था। ठीक है। और कौन से राजा थे वो थे आपके जनार्दन। कब? 1623 में। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कलेक्ट करनी है। और इसी तरीके से हर क्वेश्चन को आप कोई भी आप पढ़ते हो क्वेश्चन, अगर आप और भी पेपर्स पढ़ोगे तो उसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। यानी कि क्वेश्चन लिख लिया और उसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड होती है वो सारी आपको लिखनी है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस योगी का क्या नाम था जिसने चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन को रियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया था? अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो आपका चंबा रियासत से आया है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर आप रियासत को अच्छे से कर लोगे तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी रियासत से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ली जाए। अब ये मत सोचेगा कि चंबा, ये इस पेपर में चंबा से पूछा गया तो आगे भी चंबा से पूछा जाएगा। कांगड़ा वगैरह और भी रियासतें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका चरपट नाथ। ठीक है जी। चरपट नाथ जो थे वो साहिल वर्मन के गुरु थे, तो इसका जो सही आंसर है वो चरपट नाथ होगा। अब देखिए साहिल वर्मन के बारे में अगर बात करें तो साहिल वर्मन ने जो है इनके टाइम में एक तांबे की मुद्रा चलाई थी जिसका नाम था चकली। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है? चकली कहां की मुद्रा थी? चकली थी आपकी चंबा की मुद्रा। चकली जो है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? चकली आपकी साहिल वर्मन के द्वारा चलाई गई थी। यानी कि क्वेश्चन जो है वो कितनी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। 920 की बात करें तो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपकी साहिल वर्मन ने। राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा किसने ट्रांसफर करी थी? वो भी आपकी साहिल वर्मन ने करी थी। ये भी आपको पता होगा। ठीक है। तो ये भरमौर से चंबा जो राजधानी ट्रांसफर करने का जो आइडिया दिया था वो दिया था आपका चरपट नाथ से, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारी चीजें अगर बात करें साहिल वर्मन की पत्नी की तो उनका नाम था नैना देवी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था पानी के लिए। तो उनके नाम पे ही जो है वो सूही मेला लगाया जाता है चंबा में। ठीक है। बच्चों और औरतों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये वाली सूही मेला वाली, तो ये भी जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अगर बात करें मंदिर की तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसके बाद आपका चंद्रशेखर मंदिर, उसके बाद आपका कामेश्वर मंदिर और उसके बाद आपका चंद्रगुप्त मंदिर। ये सारे मंदिर जो हैं वो आपके साहिल वर्मन के द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से? लक्ष्मी नारायण हो गया, चंद्रशेखर हो गया, कामेश्वर हो गया और चंद्रगुप्त मंदिर हो गया। ये सारे जो है वो लक्ष्मी नारायण के द्वारा, ये जो सारे हैं आपके साहिल वर्मन के द्वारा बनाए गए हैं। अब अगर साहिल वर्मन की बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है, कीर प्लस आपके तुरुष्क, ये जो दल थे इनको हिमाचल प्रदेश से बाहर खदेड़ने का जो श्रेय जाता है वो साहिल वर्मन को जाता है। जो कीर होते थे, जो तुरुष्क होते थे, उनके जो दल होते थे हिमाचल प्रदेश में, उनको हिमाचल प्रदेश से बाहर खदेड़ने का श्रेय जो जाता है वो आपका साहिल वर्मन को जाता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इनके बारे में पता होनी जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर जो है वो मस्जिद बनवाई थी? ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जहांगीर। ठीक है। डिटेल ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन याद रखना है अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? कहां से कहां? नाहन यानी कि सिरमौर से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी। कब की थी? 1783 में, और उसका नाम था आपका फॉरेस्टर। ठीक है। सेकंड आंसर जो है वो आपका सही होगा। तो ये जो भी यात्रा वृतांत होते हैं, ठीक है, किस किसने, विघ्ने कब आया था, हारकोट कब आया था, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी रियासत में गए थे, ठीक है, क्या क्या चीजें की, मतलब मेन जो है वो है आपका कि कौन सी रियासत में गए थे और उस समय जो है वो टाइम पीरियड कौन सा चल रहा था, यानी कि कौन सा ईयर चल रहा था। ये 2 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को जो है वो बंदी बनाया था?
ठीक है, यहां पर रियासत के नाम से पूछा गया है कि सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया था 850 से 900 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भूपाल। अब क्वेश्चन रिवर्स कैसे हो सकता है कि भाई जो आपका कुल्लू रियासत का राजा था भूपाल, उसको किस रियासत ने जो है वो 850 और 900 ईस्वी के आसपास बंदी बनाया था, तो उसका आंसर होगा आपका सुकेत। तो इसलिए मैंने बोला था आपको आंखें और कान जो है वो खोल के पढ़े, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, तभी जो है वो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ठीक है, अब यहां पर सुकेत रियासत का नाम दिया है, अब यहां पर राजा भी हो सकता है, तो राजा का नाम जो था वो था आपका वीरसेन। ठीक है, या तो आपको राजा के नाम से पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा आपको रियासत के नाम से। तो अगर राजा के नाम से पूछा जाए तो वो राजा था वीरसेन, जिसने भोपाल को बंदी बनाया था, और रियासत जो थी वो थी आपकी सुकेत। तो वीरसेन ने क्या किया था कि भोपाल को कैद करके जो है वो कुल्लू को जागीर बनाया था, अगर आपने पढ़ा होगा। और अगर हम वीरसेन के बारे में और बात करें तो एक इसने वीरा दुर्ग का निर्माण किया था, वीरा दुर्ग। ठीक है, वीर से आप याद रख सकते हैं वीरा दुर्ग। ठीक है, ये कौन से खड्ड पर बना था, ये सीर खड्ड पर बनाया गया था। ठीक है जी, कांगड़ा की सीमा पर बनाया था। और एक और इसने जो है वो वीरकोट का निर्माण करवाया था। तो वीरा दुर्ग और वीरकोट नाम से ही वीरसेन के नाम से आप याद रखिएगा। और एक वीरा दुर्ग का निर्माण जो है वो सीर खड्ड पर कांगड़ा की सीमा पर जो है वो इसने करवाया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में जो है वो संधि हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी। डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? अब ये जो पहली लाइन है, ठीक है, ये भी आपको इसमें से पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन क्या बन जाता है कि गोरखों और अंग्रेजों के मध्य जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो कौन सी सदी में हुआ था, जैसे क्वेश्चन आपका प्रीवियस वाला था। तो ये याद रखेंगे आप 19वीं सदी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका जातक हिल्स के ऊपर। ठीक है, कहां पर पड़ती है आपकी? सिरमौर में। कई बार आ जाता है जातक फोर्ट कहां पर है, वो भी आपका सिरमौर में है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू रियासत के शासक वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अजीत चंद। सेकंड आंसर जो है वो आपका इसका सही है, अजीत चंद। अब कई जगह पर आपको जो है वो अजय चंद भी लिखा मिलेगा बुक्स में। ठीक है, तो ऑप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं होंगे। 1100 ईस्वी में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 1398 के आसपास जो है वो तैमूर लंग जो था उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय जो है वो नालागढ़ का जो आपका हिंदू रियासत थी उसका जो आपका राजा था वो था आपका आलमचंद, जिसने जो है वो तैमूर लंग की मदद की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हिंदू रियासत से इंपॉर्टेंट बनता है कि 1398 के आसपास जो है वो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय जो वहां का राजा था वो आलमचंद था, जिसने जो है वो तैमूर लंग की मदद की थी। तो तैमूर लंग ने बदले में उसकी रियासत पर आक्रमण नहीं किया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी अजीत चंद ने, या फिर ऑप्शन में अगर अजय चंद होगा तो अजय चंद। कौन सी ईस्वी? 1100 ईस्वी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किन दो ठकुराइयों को 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, राविनगढ़ और ढाडी। ठीक है, कब किया गया था? 1896 में। किस रियासत के अधीन? जुब्बल रियासत के अधीन। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका शमशेर सिंह। ठीक है, शमशेर सिंह जो है वो इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। और बुशहर के बारे में अगर बात करें तो बुशहर का सबसे प्रसिद्ध शासक जो रहा है वो रहा है आपका केहरी सिंह। ठीक है, केहरी सिंह की अगर बात करें तो औरंगजेब द्वारा इनको छत्रपति की उपाधि दी गई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई औरंगजेब द्वारा छत्रपति की उपाधि जो है वो किसको दी गई थी? वो दी गई थी केहरी सिंह को। और केहरी सिंह को जो है वो अजान बाहु भी कहा जाता था। अजान बाहु क्यों कहा जाता है? कि जब वो खड़े होते थे तो उनके हाथ जो है वो सीधे घुटने को टच करते थे खड़े होकर। और छत्रपति क्यों? क्योंकि एक बार जो वो शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, एक बार दिल्ली गए थे तो जब औरंगजेब ने उनको अपने जो है वो महल में बुलाया तो एक बादल टाइप जो है वो उनके सिर पर हमेशा रहता था, जिससे वो धूप से बचे रहते थे। तो इसलिए उनको जो है वो छत्रपति की उपाधि दी थी। बाकी आप बुक्स में जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हो।
तो केहरी सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लवी मेले की शुरुआत किसने करवाई थी? वो भी आपका जो है वो लवी फेयर केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। छत्रपति भी केहरी सिंह को कहा जाता है, औरंगजेब के द्वारा उपाधि दी गई थी, और अजान बाहू भी जो है वो केहरी सिंह को कहा जाता है। ठीक है, और मदद किसने की थी? वो की थी आपकी शमशेर सिंह ने, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्यु दंड दिया गया, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हृदय राम। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नरेंद्र मंडल यानी कि चैंबर ऑफ प्रिंस की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1921 में। देखिए 1921 में जो आपकी एक रियासत सुकेत हो गई आपकी, ठीक है, उसके बाद आपकी मंडी हो गई, फिर आपकी चंबा हो गई, और हो गई आपकी बिलासपुर। अब ये जो रियासतें थी, इस पे क्या हुआ कि इस पर रियासतों पे से जो पंजाब था उसका नियंत्रण जो है वो हटा दिया गया था, और ब्रिटिश जो भारत सरकार थी, ब्रिटिश भारत सरकार, उन्होंने अपने नियंत्रण में जो है वो इसे ले लिया था। ठीक है जी। और इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ फिर कि भाई जो देश के शासक थे उन्होंने अपना मिलकर जो है वो एक संगठन बनाया, जिसको जो है वो चैंबर ऑफ प्रिंस या फिर नरेंद्र मंडल के नाम से जाना गया। और इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश के रियासतों के जो राजा थे वो भी सदस्य थे, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मंडल 1921 क्यों बनाया गया था उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, और नरेंद्र मंडल को ही जो है वो चैंबर ऑफ प्रिंस कहा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से पूछा जाए, चैंबर ऑफ प्रिंस भी आपके पास जो है वो आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत जो है वो सबसे कम है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। आपको पता ही है एसटी वगैरह वहां पर ज्यादा होते हैं। और एक और चीज, 2011 की जनगणना अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारी चीजें एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जरूर बनेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कोई भी ऐसा सेक्शन आपका नहीं है जिसमें से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप हिस्ट्री देख लो, आप पॉलिटी वाला एरिया देख लो, सभी से जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जब आपको पता ही है कि 30 मार्क्स के मुझसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो वो हर एक एरिया जो है वो कवर करेंगे, तो आपको भी हर एक सेक्शन जो है वो पढ़ना है। सबसे कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका परांगला। हाइट क्या है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया? 5540 मीटर। ठीक है, अगर आप बुक्स देखोगे तो उसमें भीम घसूतड़ी आपको लिखा मिलेगा, जिसकी हाइट जो है वो 5440 मीटर जो है वो दी गई है। बट आपको याद रखना है परांगला 5540 जो कि स्पीति में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये लद्दाख को कनेक्ट करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डोडरा कवार और सांगला किन्नौर के बीच कौन सी झील पाई जाती है? देखिए झीलें वगैरह आपसे पूछी जाती है, आप जब पढ़ते हो तो डायरेक्टली पढ़ लेते हो कि कौन कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन सी झील पड़ती है। बट आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो याद रखने, जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा वो आपको बुक से देखना है। डोडरा कवार और सांगला किन्नौर के बीच में जो है वो कौन सी झील स्थित है? तो वो है आपकी ब्राडोसर। ठीक है, यानी कि बरादोनसर। ठीक है, ये मैंने वैसे ही लिखा है जैसा आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा गया था, बट आपको बुक्स में जो है वो बरादोनसर के नाम से, जो कि पड़ती है आपकी शिमला में। ठीक है, और कौन कौन सी झीलें आपकी जो शिमला में पड़ती है? चंद्र नाहन आपकी शिमला में पड़ती है, उसके बाद आपकी तानू जुब्बल जो है वो शिमला में पड़ती है, और गढ़ कुफर जो है वो आपकी शिमला में पड़ती है। तो कौन कौन सी झीलें जो है वो शिमला जिले में हो गई? आपकी बरादोनसर, चंद्र नाहन, तानू जुब्बल, गढ़ कुफर और कराली। ठीक है, ये सारी जिले जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब सॉरी शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नीचे है, नीचे कुछ नदियों और उनकी सहायक नदियों के नाम है, इनमें से बेमेल को पहचानिए। आपको जो है वो नदियां और सहायक नदियां दी गई है, तो आपको पता लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से गलत है। तो सबसे पहले ये यमुना नदी है और सहायक नदी दी गई है जलाल, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता ही होगा यमुना की सहायक नदी जो है वो जलाल है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो आपकी गिरी हो गई, ठीक है, उसके बाद आपकी टोंस हो गई, पब्बर हो गई, पटसरी हो गई और आंध्रा हो गई। ठीक है, अब यहां से आपको पता लगेगा आंध्रा जो नदी है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है, और सेकंड में दिया गया है सतलुज और सहायक नदी आंध्रा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड। ठीक है, सतलुज की नदी जो है सहायक वो आंध्रा नहीं है, आंध्रा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। सतलुज की कौन कौन सी है? सतलुज की आपको पता ही होगी, जो बसपा नदी जो है वो सहायक नदी है, स्पीति सहायक नदी है, उसके बाद आपकी नोगली जो है वो सहायक नदी है किसकी? सतलुज की। तो ये सतलुज की सहायक नदी है। ब्यास, पिन,
सहायक नदी है, चिनाब की मियार जो है सहायक नदी है। ब्यास की अगर और बात करें तो बहुत सारी नदियां जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, जैसे कि सेंज हो गया, तीर्थन हो गया, पार्वती सबसे बड़ी होगी, उहल हो गई आपकी, ठीक है जी, बेकर हो गई, सोन हो गई, ठीक है, जियोनी हो गई आपकी, हो गई, उसके बाद बिनवा हो गई, न्यूगल हो गई, ठीक है, ये सारी बहुत सारी है, सरवरी, उसके बाद चक्की, कुहान, मान, बाणगंगा, सोलंग, पतली कुहल, तो ये सारी आपको पता होनी जरूरी है। उसके बाद चिनाब की बात करें तो भागा, चंद्रा, तवी नदी पूछी जाती है कि किसकी सहायक नदी है, तवी आपकी चिनाब की सहायक नदी है, सेंचू नाला चिनाब की सहायक नदी है। तो ये सारी नदियां आपके पास होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पब्बर नदी का पोषक कौन सा ग्लेशियर है, यानी कि कौन से ग्लेशियर से जो है वो पब्बर नदी को पानी मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंद्रनाहन। ठीक है जी, चंद्रनाहन कहां पर पड़ता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट, रोहड़ू, चांशल, चोटी। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट, स्थान और कौन सी चोटी, चांशल चोटी। तो ये जो है वो पब्बर नदी को पोषित करता है, यानी कि पब्बर नदी को पानी देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शिकारी देवी वन्य प्राणी स्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है। अब देखिए यहां पर आप मैक्सिमम को जो पता होगा वो पता होगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शिकारी देवी पड़ता है, वो पड़ता है मंडी। अब क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया है कि भाई मंडी जिले के कौन से एरिया में पड़ता है, ठीक है, तो वो पड़ता है आपका सुंदरनगर। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको याद रखने। अब अगर बात करें शिकारी देवी की, तो शिकारी देवी का जो एरिया है वो 72 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और 1962 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखने। अगर बात करें मंडी की, मंडी में और कौन कौन से हैं, तो भाई मंडी में पड़ता है आपका बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 41 किलोमीटर स्क्वायर का है और 1962 में ही इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। उसके बाद एक पड़ता है नारगू, नारगू जो है वो आपका 278 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी भी स्थापना जो है वो 1962 में की गई थी। तो मंडी में जितने भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य सारे 1962 में बने थे। शिकारी देवी 72, बांदली 41 और नारगू 278, जो कि सबसे बड़ा है अगर आप मंडी जिले के उससे देखोगे। ठीक है जी, अगले की बात करते हैं, फुलेज त्योहार। देखिए त्योहार में से भी एक क्वेश्चन आया है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्य रूप से जुड़ा है, तो वो जुड़ा है आपका किन्नौर से। ठीक है जी, कब, कौन से मंथ में लगता है, तो वो लगता है आपका सितंबर में। तो आप यहां पर देखोगे त्योहार से हो गया आपका, ग्लेशियर से पूछा गया है, ठीक है, मतलब दर्रे से पूछा गया है, झील से पूछा गया है और नदियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा कोई भी एरिया है जो आपसे नहीं पूछा गया है, तो सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंबा का मिंजर मेला जो है वो किस दिन शुरू होता है। शुरू पूछा गया है, या तो आपसे मंथ पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को घुमाकर जो है वो पूछा गया है सावन मंथ को लेकर, तो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ इसका जो है वो सही आंसर होगा, यानी कि दूसरा रविवार जो आता है सावन मंथ का, उस समय जो है वो आपका मिंजर मेला शुरू होता है। मिंजर मेले की शुरुआत किसने की गई थी, इंटरनेशनल फेयर है, ये आपको पता ही है, साहिल वर्मन ने जो है मिंजर मेले की शुरुआत की थी। और अगर बात करें आपके मंथ की, तो अगस्त मंथ में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अगले की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला, चित्रकला से क्वेश्चन आ गया, कलम केशवदास की रसिक प्रिया नायक नायिका प्रसंग के बारे में, तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्की। तो चित्रकला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सी चित्रकलाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली का है। अब यहां पर मंदिर के स्टाइल भी पूछे गए हैं, ठीक है, कौन कौन से जो है वो कौन सी पैगोडा शैली का है निम्नलिखित में से, तो वो है आपका हिडिंबा मंदिर। ठीक है, हिडिंबा देवी पैगोडा शैली की अगर बात करें तो आपका पराशर जो मंदिर है मंडी में, वो भी पैगोडा शैली का है। आपका जो आदि ब्रह्मा का मंदिर है खोखन में, वो भी पैगोडा शैली का है। और उसके बाद एक महेश्वर मंदिर आता है आपका जो कि पड़ता है सुंगरा में, वो भी आपका जो है वो पैगोडा शैली का है। तो ये शैलियां वगैरह आपको जो है वो सारी याद रखनी है, कौन कौन से मंदिर जो है वो किस शैली का बना है, और ये भी याद रखना है कि कौन सा मंदिर जो है वो कहां पर पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका, हिमाचल प्रदेश की लगभग कितनी सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर लिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका देखिए 2018 में पूछा गया है और इसमें जो है वो बहुत सारी अपडेट हो चुकी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एज इट इज आपको याद नहीं करने हैं, ये चीज देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या अपग्रेडेशन जो है वो हुई है। अब अगर बात करें तब की, तो उस समय जो आपकी देखिए इसका आंसर जो है वो आपका 187 है अकॉर्डिंग टू आंसर की, बट इसमें जो आपकी सेवाएं आती हैं, ठीक है, यानी कि सर्विसेज आती हैं, वो उस आती हैं आपकी 188 अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, जो आपका ये जो आपका पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आया था, ये आया था आपका 2011 में, और उस समय जो सर्विसेज थी वो आपकी थी 188। ठीक है, अब
जनवरी 2021 में जो है इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 197, ठीक है, और जून 2021 में इसको बढ़ाकर कर दिया गया था आपका 248। तो अब जो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी सर्विसेज जो हैं वो आपकी कवर की जाती हैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत अंडर, ठीक है, तो वो है आपकी 248, ठीक है। ये आपकी 22 जून 2021 को द ट्रिब्यून में न्यूज आई थी कि भाई जो है इनको बढ़ाकर 248 कर दिया गया है। तो दो क्वेश्चन, यानी कि जो आपका पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट कब जो है हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था 2011 में, स्टार्टिंग में इसमें कितनी थी, ठीक है, 188 के करीब थी, और अब वैसे स्टार्टिंग की नहीं पूछी जाएगी, अब जो है वो 248 है। कितने डिपार्टमेंट्स की, 34 डिपार्टमेंट्स। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है? ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरोल चंबा, ठीक है जी। सरोल चंबा हो गया, आपका ज्योरी शिमला हो गया, वहां पर भी है भेड़ प्रजनन केंद्र। उसके बाद आपका करछम किन्नौर हो गया, वहां पर भी जो है वो आपका भेड़ प्रजनन केंद्र है, और आपका ताल हो गया हमीरपुर में, वहां पर भी आपका भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो ये चार जगह आपको याद रखनी है, ज्योरी शिमला, करछम किन्नौर, ताल हमीरपुर और सरोल जो है वो चंबा, यहां पर जो है। नेक्स्ट है आपका सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन, सिरमौर जिले में स्थित है, ठीक है। अगर एरिया पूछ लिया जाता है तो आपका एरिया आता है आपका नाहन। कब इसकी स्थापना की गई थी? 23 मार्च 1974। वैसे पूछा नहीं जाता है स्थापना वगैरह, बट फिर भी कई बार जो भी पेपर सेटर है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिमला शहर की बैंटनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था, किस रियासत की थी? तो वो थी आपकी सिरमौर रियासत की, ठीक है। डायरेक्टली आपको जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 1939 ईस्वी में किसने श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? अब ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपका पूछा गया था, बट एक चीज याद रखिएगा, धामी जो प्रेम प्रचारणी सभा है इसकी शुरुआत 1937 में की गई थी। अब क्वेश्चन तो कई बार मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो 1937 में अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1937 आप इसका सही आंसर लगाओगे। और किसके द्वारा की गई थी? पंडित सीताराम के द्वारा जो है वो की गई थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर की। अब अगर इसका मंत्री पूछ लिया जाए तो मंत्री भी जो है वो ये थे, और अध्यक्ष जो थे इसके वो थे आपके बाबा नारायण दास, ठीक है जी। तो अध्यक्ष बाबा नारायण दास थे और मंत्री जो थे वो पंडित सीताराम थे। 1937 के आसपास जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में सीमांत जोतों का प्रतिशत लगभग कितना है? इकोनॉमी वाला सेक्शन आपको पूछा जाएगा ही जरूर। तो 69.78% जो है वो आपका सीमांत जोतों का प्रतिशत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 मेगावाट की बैराडोल सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? उस समय जो है वो प्रस्तावित थी, 2019 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। बैराडोल सौर परियोजना की बात की गई है, कितने मेगावाट की है? 5 मेगावाट की है, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिलासपुर, ठीक है जी। और अब जो है वो ये रनिंग में है। 2019 में जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है वो इसका शुभारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2010 में लागू की गई थी। अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसमें 2009 लिखा गया है, बट यहां पर जो है वो आपके पास 2010 पूछा गया है। तो आप मतलब जो बुक्स वगैरह में पूछा गया है वही यहां पर ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 2010। तो ये 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से एनालाइज करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई और आपकी चॉइस है, यानी कि आप पॉलिटी वगैरह के चाहते हो कि इसी तरीके से बने, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, तभी जो है वो मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।